Hello everyone, I am Muhid Ahmed Siddiqui, and this is the second of a series of demo classes of strategic management accounting paper of the ICMAP qualification. अच्छा, अब पहली क्लास में जो है वो मैंने कुछ जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और इसके अलावा ये है कि मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक जो है वो पहली क्लास में इसकी थ्योरी कवर की थी। आज जो है वो मैं एक सवाल सॉल्व करूंगा आपके सामने टारगेट कॉस्टिंग का, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा उसको जो है वो रिव्यू करूंगा, टारगेट कॉस्टिंग को रिवाइज करूंगा इस क्लास में, और एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू डू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है हमारी डेमो क्लास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर की फॉर आईसीएमएपी क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। I hold the ACCA affiliate status, which means that I am ACCA qualified. And secondly, I have been teaching students of various professional qualifications since 2018. I was also associated with some of the most popular tutors of the ACCA qualification and ACCA institutes. Last but not least, I have also worked as an auditor and accountant for several years. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और जो मैं थोड़ा सा लेक्चर के शुरू में पूछना भूल गया स्टार्ट में, आप मुझे ये बता दें कि आपको मेरी आवाज सही आ रही है और मेरा स्क्रीन ठीक नजर आ रहा है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर दैट यू कैन हेयर मी एंड यू कैन सी माई स्क्रीन एज वेल। यू कैन सी माई स्क्रीन क्लियरली एंड यू कैन हेयर मी एज वेल। जरा सा प्लीज चैट बॉक्स में लिख के कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज सही आ रही है और मेरा स्क्रीन ठीक नजर आ रहा है, प्लीज। Yes, please confirm by writing in the chat box. Please confirm by writing in the chat box that you can see my screen and you can hear me clearly. Please write in the chat box. आप चैट बॉक्स में लिख के कंफर्म कर दें कि आपको मेरा स्क्रीन ठीक नजर आ रहा है और आपको मेरी आवाज आ रही है सही, प्लीज, सो दैट आई कैन बी श्योर। ओके देन, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 2 3 जी। यस, आपकी एक्चुअली आवाज जो है ना, आपकी आवाज मुझे ना नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी। 1 2 3 जिनका ये जिनकी आईडी है, जिन साहब की या जिन साहब की भी आईडी है 1 2 3, इनकी ना आवाज मुझे जो है ना वो ठीक नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। मैं मार्कस हूँ। मैं तो बस ये जी मार्क, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है और आपको स्क्रीन सही नजर आ रहा है मेरा? मुझे आपका स्क्रीन बिल्कुल सही नजर आ रहा है और आपकी आवाज भी बिल्कुल सही ठीक है। है, चले ठीक है, थैंक यू। अच्छा मार्कस, ये हमारी जो है वो सेकंड क्लास है, सेकंड डेमो क्लास है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट तो हैं ऑलरेडी, कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, तो अभी जो है वो और भी स्टूडेंट इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। खैर चलें, अब लास्ट क्लास में टारगेट कॉस्टिंग किया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। आज हमारे साथ ये एक और भी साहब मौजूद है, ऑनर 8C। इनकी जो आईडी आ रही है नाम की, वो आ रही है ऑनर 8C। इनसे भी हम बात करेंगे मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा देखिए, मेरी ना टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी वो मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि ये जो सेशन होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर का, आईसीएमएपी क्वालिफिकेशन का ये जो पेपर होगा, ये जो मेरा सेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी देता जाऊंगा टॉपिक्स की, और मैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लाइव ऑनलाइन, एक तरफ मैं आपकी जो है ना वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है ना लाइव भी लूंगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा। ठीक है, मेरी आपको सपोर्ट रहेगी वाया व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी क्वेरी आपको समझ में नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप में पोस्ट करें, तो आपको जो है मैं प्रॉम्प्टली इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास टाइम होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूं, टाइमली रिप्लाई करूं। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है 4 to 5 वीकली ट्यूशन आवर्स, दिस कैन वेरी। अब इसमें जो है ना, इसमें थोड़ी सी ना वेरिएशन आ सकती है, कभी जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कि जब मैं देखूंगा कि भाई अभी जो है वो कोर्स की स्पीड कम है थोड़ी, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा भी इसको कर सकता हूँ, थोड़ा कम भी करूंगा, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। बट ऑन एवरेज 4 से 5 घंटे आपकी ना क्लास होगी हफ्ते में। अच्छा, फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा सवालों की। अब आप आज की क्लास में देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह जो है वो सवालों की ना प्रैक्टिस भी कराऊंगा।
ठीक है। मैं इस सेशन में, थ्रू आउट इस सेशन में आपको चांस भी दूंगा कि आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब जैसे कि आज हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे ना, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल मैं नहीं करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह आप करेंगे। अच्छा, मैं एक बात ना अपने स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूं, एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप बैठो ना क्लास लेने, ऑल दो ये लाइव ऑनलाइन क्लास, ये ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन जब भी आप बैठो रिकॉर्डिंग देखने बैठो, या आप जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लास लेने बैठो ना, आप क्या करोगे भाई, आप जो है ना वो अपनी जो है अपनी सारी चीजें साथ लेके बैठे। आप अपने पेन पेंसिल कॉपी, जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह होता है ना, 7-8 क्लास में या मैट्रिक के या 5 क्लास के बच्चों की तरह होता है कि एक एक चीज वो साथ लेके बैठते हैं, किताब भी होती है कॉपी भी होती है, बिल्कुल उस तरह से बैठे हैं, फिर मजा आएगा आपको इन क्लासेस में। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेता था तो मेरी ये प्रैक्टिस होती थी कि मैं अपने टीवी पे चलाता था क्लास। मैं क्या करता था, मैं अपने टीवी पे चलाता था। मेरा जो 32 इंच का, ये जो मेरा 40 इंच का जो टीवी है घर में, उसके ऊपर मैं क्लास चलाता था, तो वाकई मुझे लगता था कि ये वाकई क्लास हो रही है और बड़ा मजा आता था पढ़ने में। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ये आप मोबाइल पे मत देखें। मोबाइल को कोशिश करेंगे मोबाइल का इस्तेमाल इसमें कम से कम करें आप, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना, फिर वो मोबाइल में क्या होगा, क्या मोबाइल बस आप ऐसे ही लेके घूम रहे होंगे कहीं पे, ऐसे ही बैठे हुए होंगे मोबाइल लेके और उस पे पढ़ रहे होंगे, फिर वो सही सब्सटेंस नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो सही सब्सटेंस नहीं आएगा क्लास का। पढ़ना है तो फिर सही से पढ़ना है, अलग से बैठ के टीवी पे देखें, लैपटॉप पे देखें ये क्लासेस, ये जो है कंप्यूटर पे देखें, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे देखें, फिर जो है ना, फिर इन क्लासेस का जो है ना वो सही फायदा होगा आपको, ज्यादा मजा आएगा, एंड यू विल रियली यू विल रियली फील दैट दिस इज अ यूजफुल सेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना, मेरा ये होता है कि मैं जो है ना फोकस करता हूं, मेरा एक फोकस होता है पास्ट पेपर्स पे। मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करें आईसीएमए के, ठीक है। तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस जो है ना वो हर सूरत में जरूरी है पेपर पास करने के लिए। अच्छा, फिर ये कि थ्योरेटिकल एरियाज देखें, आपको जो है ना वो थ्योरी छोड़नी नहीं है। कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक जो है ना वो आपको छोड़ना नहीं है। थ्योरी हम जो है ना वो क्लास में भी डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस जो है ना थ्योरी के लिए, जो है ना मेरे रिकॉर्डेड सेशंस जो है ना थ्योरी के ज्यादा होंगे। जो मेरी क्लासेस होंगी ना उनमें मेरी रिकॉर्डिंग ज्यादा होंगी, थ्योरी थ्योरी के एरियाज पे ना मेरी रिकॉर्डिंग्स आपको काफी मिलेंगी। लाइव ऑनलाइन में भी थ्योरी करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना वो ज्यादा मिलेगी। और थ्योरी के एरियाज को आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर जो है ना एमसीक्यूज के जरिए, एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर में, और एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज में ये होता है फिर कि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। छोटी से छोटी लाइन भी अगर लिखी हुई है ना कहीं पे पास पेपर में या कहीं भी किसी किताब में, तो वो आपको एग्जामिन कर सकता है। तो आपको थ्योरेटिकल एरियाज छोड़ने बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और थ्योरी के एरियाज पे मेरा भी फोकस होगा, मैं भी आपको जो है रिकॉर्डेड सेशंस दूंगा, और इसके अलावा जो है ना वो मैं आपको थ्योरी के अलावा जो है रिकॉर्डेड सेशंस भी दूंगा। और इसके अलावा ये है कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी थ्योरेटिकल एरियाज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, फिर ये कि मैं रीडिंग मटेरियल होगा आपके पास, प्रैक्टिस मटेरियल होगा, ये सारी चीजें मैं अपलोड करता जाऊंगा, और ग्रुप में इसके नोटिफिकेशंस आते जाएंगे आपके पास लिंक्स होंगे। आप वो लिंक्स इस्तेमाल करते हुए गूगल ड्राइव पे ये सारा जो कंटेंट होगा वो अपलोडेड होगा, और गूगल ड्राइव पे जो है ये इस कंटेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। रही बात मेरी फीस की, देखें इस पेपर की फीस ऑलरेडी मेरी ज्यादा नहीं है। पूरे पेपर की फीस सिर्फ 6500 है, ठीक है। पूरे पेपर की फीस फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंटेड प्राइस जो है मेरी वो है 5000। यानी कि कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट है 1500, बट फॉर फर्स्ट 5 रजिस्ट्रेंट्स। पहले 5 लोग जो रजिस्टर करेंगे इस कोर्स में, उनको मैं 1500 रुपए का एक डिस्काउंट दे रहा हूं। मेरे ख्याल से जो है ना दिस इज अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब जो है ना आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है ना देखेंगे टारगेट कॉस्टिंग। हमने जो है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, टारगेट कॉस्टिंग किया था। टारगेट कॉस्टिंग की थ्योरी की थी मेनली, जो है ना वो हमने टारगेट कॉस्टिंग की थ्योरी की थी। लेकिन आज जो है ना वो हम क्या करेंगे, आज जो है वो हम इसका एक सवाल सॉल्व करेंगे टारगेट कॉस्टिंग का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट टॉपिक, टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। ओके देन, अब आ जाते हैं, वेट अ मिनट, ये है इधर टारगेट कॉस्टिंग।
वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा देखें, टारगेट, बिफोर आई मूव ऑन टू द टारगेट कॉस्टिंग टॉपिक, एक चीज और है जो मेरे जहन में थी आज, जो मैं आप लोगों से ना डिस्कस करना चाहता हूँ, एक मरतबा फिर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से ना। ठीक है, एक चीज और है मेरे जहन में आज की क्लास में, ये देखें, वाई स्टूडेंट्स फेल। ठीक है, आज हमारे साथ ना मार्क भी मौजूद है क्लास में, आज हमारे साथ जो है वो जो है ये असगर भी मौजूद है क्लास में, और एक हमारे नए पार्टिसिपेंट है, इन्होंने भी हमें ना ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अब हम ना, मैं यहाँ पे ना सबसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं। अब आप बताएं, चले हम असगर से शुरू करते हैं। ओके असगर, हाउ आर यू? जी आई एम फाइन सर। हाँ चले असगर, देखें आप माशाल्लाह से आपने इतने सारे पेपर आईसीएमए क्वालिफिकेशन के पास किए हैं, और आपके खाली एक या दो पेपर रहते हैं, फाइनल स्टेज पे आप आ गए आईसीएमए के। यू लेट मी नो कि आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में, एसएमए के पेपर में स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं? व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन एसएमए पेपर, पर्टिकुलरली स्पीकिंग ऑफ द एसएमए पेपर, एसएमए के पेपर में स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं? आप अपने जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करें इसके ऊपर। सर मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो पता नहीं है, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब फेल हुआ था तो उसकी जो बेसिक रीजन ये थी कि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कवर नहीं किया था। चले, मैंने नॉट सारा जो है कवरिंग, कंसल्टेशन। नॉट कवरिंग द इंटायर सिलेबस, एक रीजन तो ये हो गया, नॉट कवरिंग द इंटायर सिलेबस। ठीक है, और इसके अलावा जी सर। आप और इसके अलावा क्या हो सकता है, आप सोचें। सर इसके अलावा जो है वो थोड़े क्वेश्चन जो है वो लेंथी होते हैं जरा। टाइम टाइम मैनेजमेंट टाइम जो है उसका ना, प्रॉब्लम होता टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पेपर में, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेज किस तरह से करना है ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छा बताया था, अगर आप मेरा पिछला वाला लेक्चर सुने। अच्छा, तीसरा कोई और पॉइंट इसके अलावा? यस मार्क, विल यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? मार्क आप कुछ कहना चाहेंगे? असगर आप इसके अलावा और कोई पॉइंट आपके जहन में हो जो आप समझते हैं कि? है। सर इसके अलावा यही है कि जो क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं हम बाज़ दफ़ा उन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, वही टाइम मैनेजमेंट का इशू है ज़्यादा वैसे। अच्छा, और मार्क आप क्या समझते हैं? मेरा आपने बात की थी लास्ट क्लास में मुझसे इस बारे में, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं क्यों फेल होते हैं एसएमए के पेपर में, लोग क्यों फेल होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ बोले। जी, पिछली क्लास में मैंने यही एम्फसाइज़ किया था कि जी इवन बंदे को कोर्स सारा आता है। आई नो कि मैंने सारा कुछ क्लियर किया था, ठीक है। लेकिन एंड पे भला क्या होता है, जैसे एमसीक्यूज़ हैं, मेबी आई वाज़न्ट इनफ एफिशिएंट, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और यहाँ था कि भई टाइम आपने बिल्कुल ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये जी जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी और बिल्कुल। लास्ट टाइम जो आपने हमारी क्लास में आपने जो एक्सप्लेन किया था, आपने बड़ा डिटेल से बताया था कि हमने कि किस तरह टाइम को अपोर्शन करना है, क्योंकि हम तो कॉस्ट हाँ एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ टाइम की जो एलोकेशन है ना क्वेश्चंस को जी अप्रोप्रिएट नंबर्स के मुताबिक उसकी देनी है। तो वही था, पिछली दफा हमने इसी हाँ। बात तो किया था। तो मेरा आप लोगों सबसे का ज्यादा यही था। ज्यादा लोगों का ख्याल ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट एक इशू है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, अभी मेरी उनसे बहुत डिटेल में बात होती रही ना, आज या कल मेरा ख्याल है कि रिजल्ट आने वाला है उनका, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में मुझसे ना ये पढ़ा था ऐसे में। लेकिन अब मैंने जो एक बात नोट की ना एसएमए के स्टूडेंट के बारे में, देखो एक फेलियर का जो बड़ा रीजन है ना वो है स्टूडेंट्स की जॉब्स। आपको क्या लगता है असगर, आप बताएं कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका क्या, यानी कि आपको क्या लगता है कि आप के कितने परसेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे पास होने के? आप एक एम्प्लॉयड सर स्टूडेंट हैं जी, बोले। सर इसमें ये है कि बाज़ दफ़ा तो जो है ना हमें इससे अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अगर हम जो है अपने कोर्सेज को जो है टाइमली जो है कवर कर लें तो हम हाँ, प्रैक्टिकल फील्ड में जो है ना उतनी ही जल्दी एंटर हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ नहीं, अच्छा अगर फर्ज करें कि कोई स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर रहा है, जो सुबह 10 बजे निकल रहा है, 9 बजे निकल रहा है और रात को 8 बजे घर आ रहा है या 7 बजे घर आ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका क्या इम्पैक्ट है फाइनल एग्जाम्स पे? सर इसका जो है ना उसकी जॉब जो है ना एक जॉब सेटिस्फेक्शन का फैक्टर होता है। अगर तो वो अच्छा, बंदा अपनी जॉब से सेटिस्फाई है फिर तो वो ना स्टडी को थोड़ा कम टाइम देगा, लेकिन अगर ठीक वो है। समझता है कि मेरी जॉब जो है मेरी सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं है
मुझे और मेहनत करनी चाहिए, फिर वो जो थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करेगा अच्छा, कि मेरी थोड़ी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो जाए, तो मैं मेरी जो है जॉब वो सही। भी कुछ बेहतर हो जाए, ताकि जो है हाँ, ना मेरी इनकम भी कुछ हाँ। बेहतर हो। अच्छा, इत्तेफाक से अभी जो मेरी स्टूडेंट है वो अभी ज्वाइन करेंगी, हो सकता है कि आप लोगों को ना अभी आज की क्लास में ज्वाइन करें या इसके बाद जो क्लासेस हों उसमें वो ज्वाइन करें, तो वो भी होंगी हमारे साथ। उन्होंने जो है ना अपनी जॉब अभी क्विट की है। क्यों? सिर्फ इस पेपर्स की, जी जी। सिर्फ एसएमए और एसएफएम के पेपर की वजह से। वो 3-4 साल से कहीं पे अकाउंटेंट थी, उन्होंने ना जॉब क्विट की है एसएमए और एसएफएम के पेपर्स की वजह से। ठीक है, ये दो पेपर मैं कहता हूं कि बड़े हेक्टिक किस्म के पेपर हैं। आई फील के बड़े मुश्किल जनाब, बाकी पेपर से ज्यादा ये दोनों पेपर ना मुश्किल हैं इन माय ओपिनियन आईसीएमए के। अब इस इन पेपर्स में ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स की जो है ना वो अपनी भी, यानी कि कुछ स्टूडेंट के अपने मसले भी हैं कि स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। अब जॉब करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो बेचारे कैसे टाइम देंगे, पूरा टाइम सही टाइम कैसे देंगे वो? ठीक है। अच्छा चले, और ये ऑनर 8C, ये ऑनर 8C किसकी आईडी है? ऑनर 8C किसकी आईडी है जी? ऑनर 8C, या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जी? यस। अच्छा, ये हमारे साथ एक और भी मौजूद है ऑनर 8C। खैर इनकी आईडी जो है वो ऑनर 8C आ रही है, मुझे नहीं पता कि ये इनका क्या नाम है। बहरहाल चलें, खैर। अच्छा, मेरे ख्याल से जो है ना जो लोग फेल होते हैं ना उसके कुछ रीजन होते हैं। देखें, एक तो नॉट कवरिंग द एंटायर सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट, ये तो चलें ठीक है, आपने सही बताया। इसके अलावा ना स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं कि वो ना फोकस कर रहे होते हैं, फोकसिंग ऑन फ्यू एरियाज। वो पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट जो है ना पढ़ रहे होते हैं, रेगुलर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ना मसला क्या करते हैं कि वो एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज ना बार बार पढ़ते हैं। ये नहीं करना चाहिए कभी, ये नहीं करना, ये बहुत बड़ा भंड होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी कोताही होती है कि आप एक ही टॉपिक को लेके बैठ गए और आपने उसी पे 3 महीने लगा दिए, 4 महीने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर जो है ना जब आप पढ़ते हो ना तो प्रॉपर जो है ना एक टाइम उसका डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि भाई मुझे एक महीने में ए सेक्शन कवर करना है, दूसरे महीने में मुझे सेक्शन बी कवर करना है, तीसरे महीने में मुझे सेक्शन सी कवर करना है। इस तरह की ना टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से ना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपना स्केड्यूल, और इस तरह से अपने आप को स्केड्यूल करना चाहिए कि जब आपका पेपर होने वाला हो ना तो पेपर से कम 4-5 दिन पहले आपकी चीजें ना सारी कवर हो। ठीक है। इसके अलावा थियोरिटिकल एरियाज, थ्योरेटिकल एरियाज में क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि भाई थ्योरेटिकल एरियाज को ना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि थ्योरी वगैरह कुछ आएगी नहीं। अब आपको थोड़ी पता है, हो सकता है वो 10 नंबर की थ्योरी पूछे, हो सकता है वो 30 नंबर की पूछ ले। तो जब आपको एक चीज पता ही नहीं है तो आप उसको क्यों, यानी कि आप ये सोच के क्यों जा रहे हो कि मैं सिर्फ कैलकुलेशन से पास हो जाऊंगा? थ्योरेटिकल एरियाज भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके इस पेपर के अंदर। अच्छा, फिर ये होता है कि जो है ना वो इसके अलावा जो है ना और रीजंस जो हैं, मेरे ख्याल से ये 3-4 ही रीजंस हैं मेनली। जो है ना ये 3-4 रीजन है कि स्टूडेंट जो है ना वो सिलेबस को कवर नहीं करते, उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है ना मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट की जॉब्स है, कि अगर स्टूडेंट की जॉब्स जो है ना वो क्या कहते हैं, अगर स्टूडेंट्स की जो जॉब्स है ना इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जॉब्स में, और जो है वो आपका जो स्टाफ, वो जो वहां पे जो ऑफिस में जो स्टाफ हैं या जो सीनियर मेंबर्स वगैरह हैं स्टाफ के या जो सीनियर्स हैं, अगर वो आपके साथ अच्छे हो ना तो उससे बड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। लेकिन अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में माहौल ऐसा है कि आपको इनकरेजमेंट नहीं मिल रही ना, तो फिर आप डिस्करेज हो जाते हो। मेरे ख्याल से जो मेन रीजन है, जो मेन फैक्टर है फेलियर का, वो मेरा ख्याल है मेन रीजन जो है ना वो जॉब है, स्टूडेंट की जॉब है। या तो अब ये कि आप 6 महीने जॉब छोड़ें, 6 महीने 8 महीने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पास करता करता एसएमए और एसएफएम तक आ गया है ना, एसएमए एसएफएम और एसएम तक आ गया है, अब यहाँ पे इस लेवल पे आके ना स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि हम जॉब करें। मैं कहता हूं कि आप जॉब नहीं करें, आप जॉब नहीं करें, क्योंकि ये जो पेपर है ना आखिरी स्ट्रेटेजिक लेवल 2 के SL2 के जो पेपर्स है ना, एसएम एसएमए और एसएफएम, ये जो पेपर्स है ना
ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी इससे पहले के जो पेपर्स है ना उनके मुकाबले में ये 2-3 पेपर बहुत मुश्किल हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि SL2 पे आके डू नॉट सर्च फॉर अ जॉब, डोंट स्टार्ट अ जॉब। SL2 पे आ गए ना, अगर आप बिल्कुल आखिरी पेपर पे आ गए, आपके एक पेपर रह गया, ICMA का 2 पेपर रह गए, तो आप जॉब स्टार्ट नहीं करो, बल्कि आप ज्यादा फोकस करो, ज्यादा फोकस करो। आपने पिछले पेपर में जो पढ़ा है ना, जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो, और आप ये पेपर पास करने की कोशिश करो। मेरा ये मशवरा होता है स्टूडेंट को, क्योंकि जॉब जो है ना वो इस लेवल पे आके स्टूडेंट को फंसा देती है। SL2 वगैरह में, स्ट्रेटेजिक लेवल 2 में स्टूडेंट की जो जॉब है ना, वो फिर इस जॉब की वजह से ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अनएबल टू क्वालिफाई। ठीक है, तो अच्छा चलें, ये कुछ बातें थी SMA के पेपर के हवाले से ना। ठीक है, चलें, नाउ जस्ट वेट अ मिनट। तो थोड़ा सा ना हम टारगेट कॉस्टिंग देख लेते हैं। टारगेट कॉस्टिंग का थोड़ा सा, बस ना थोड़ा सा मुझे जो है ना वो रिवीजन करना है टारगेट कॉस्टिंग का। देखें, टारगेट कॉस्टिंग में हमने कुछ बातें सीखी थी, ये मेरे सामने आ रहा है। टारगेट कॉस्टिंग में लास्ट क्लास में मैंने आया आपको ना कुछ बातें बताई थी, और वो बातें क्या थी देखें। टारगेट कॉस्टिंग बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग अ प्रोडक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू सेल। टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, एक छोटा सा समराइज कर देता हूं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक, बल्कि ये गलत हो गया, एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं। ठीक है, पहले हम एक सेलिंग प्राइस, यानी कि हम देखते हैं कि हम हमें मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस मिल सकती है। सेलिंग प्राइस में से ना हम एक प्रॉफिट मार्जिन, एक डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, एक अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हम लेस करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है टारगेट कॉस्ट। अच्छा, अब इस टारगेट कॉस्ट तो आ गई हमारे पास, ठीक है। इस टारगेट कॉस्ट को ना हम कंपेयर करते हैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट से। ठीक है, अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा होती है तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक कॉस्ट गैप अराइज हो जाता है। ठीक है, अगर कॉस्ट गैप आ जाता है, देन वी मेक एफर्ट्स टू क्लोज दिस कॉस्ट गैप, मेक एफर्ट्स टू क्लोज दिस कॉस्ट गैप, दिस कॉस्ट गैप। अच्छा, फिर हम एफर्ट्स करते हैं कॉस्ट गैप को खत्म करने के लिए। अच्छा असगर, चलें अभी पता चल जाएगा कि आपने जो है वो मेरा ये लेक्चर आपने मेरा देखा था या नहीं देखा था। चलें असगर, आप बताएं कि कैसे कॉस्ट गैप जो है वो कैसे, यानी कि ना कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। बताएं, आपने देखा था ये लेक्चर, बताएं कॉस्ट गैप कैसे क्लोज कर सकते हैं। कम ऑन जी असगर, आपका जवाब। नहीं देखा लेक्चर लास्ट जो मैंने दिया था आपको, ये पिछली डेमो क्लास का मैंने लेक्चर दिया था आपको। जी असगर बताएं कॉस्ट जी गैप सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बताएं कॉस्ट गैप कैसे क्लोज करते हैं। सर इसमें हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट में कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें मटेरियल होता है, लेबर होता है, हम्म और बाकी वो फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह होते हैं। तो तो नहीं, हम देखेंगे कहाँ पे हमारे पास मार्जिन है कि हम कौन सी कहां पे कॉस्ट हमारे को जो है पास वो कम कर गुंजाइश सकते है, कहां पे हमारे पास गुंजाइश है कि हम कॉस्ट को कम कर सके। वेरी गुड हैं। आंसर हाँ है, जी बहुत अच्छा आंसर था आपका। ठीक है, ओके राशिद, आज राशिद भी हमारे साथ है काफी दिन के बाद। ये भी मेरे स्टूडेंट है राशिद, लास्ट अटेम्प्ट से मेरे साथ है। राशिद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा आपको यहाँ पे जो है आप आए क्लास अटेंड करने, काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है। तो देखें, लेट मी चले, राशिद अब आप बताएं थोड़ा सा टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। आप बताएं कि आपने जो है ना, जो भी मैंने लेक्चर्स दिए आपको पिछले अटेम्प्ट से अभी तक आप मेरे साथ हैं, आप कुछ बताएं टारगेट कॉस्टिंग के बारे में, जो भी आपकी नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा सा राशिद मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसको ब्रीफली ना थोड़ा सा डिस्कस करें, चले। जी राशिद। जी सर, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राशिद आप, खैरियत से हैं? हाँ जी सर, शुक्र अल्लाह का। सर मैंने हाँ अभी ज्वाइन किया है। तो हाँ। टारगेट कॉस्टिंग में सर ये होता है कि हमने जो उसकी टारगेट करनी होती है कॉस्ट, उसको पहले डिटरमिन कर लेते हैं और फिर उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन रख के तो एक सेलिंग प्राइस बनाते हैं ना। ठीक है, और तो इसके अलावा? इसमें सर
बस सर इतना ही पता है। यानी कि रिवीजन जो है, रिवीजन थोड़ा सा वीक है इस वक्त, कह सकता हूँ। जी सर। जी अच्छा। सर। हाँ देखें देखें राशिद, मैं ना हमेशा ना देखें एक पॉइंट ना, जब मैं पहले डिस्कस कर रहा था ना कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं इस पेपर में, देखें टीचर जो है ना, टीचर अपनी एफर्ट यहीं तक कर सकता है कि टीचर ना क्लास में आपको बुला के बिठा लेगा, ठीक है, मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा क्लास में, मैं आपको टेस्ट भी, मैंने राशिद से आप पूछे, राशिद को मैंने परसू किया कि मुझे टेस्ट दें टॉपिक्स का, लेकिन अब ना स्टूडेंट सीरियस नहीं ले रहे होते। अब अगर मैं सिर्फ मेरी तरफ से जो है ना, अगर सिर्फ मेरी तरफ से कोशिश होती रहेगी, आपकी तरफ से कोशिश नहीं होगी ना, तो फिर ये सेशन जो है ना वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि देखिए टीचर जितना भी अच्छा हो, टीचर जितना क्वालिफाइड हो, जितना यानी कि जितना काबिल हो, जितनी कोशिश कर ले, बट द लास्ट एफर्ट इज फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, ठीक है। अगर स्टूडेंट एफर्ट नहीं करेंगे तो टीचर जो है ना वो फिर दे आर हेल्पलेस, टीचर्स आर हेल्पलेस इफ स्टूडेंट्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट, ठीक है। तो ये बात मैं आपको ना यहाँ पे ना क्लियर कर दूं, ठीक है। तो देखिए आपको, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं लेकिन आपको ना अपनी प्रैक्टिस ना कुछ करनी है, यानी कि आपको रिवीजन करना है, कम से कम आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है अपनी, ये मैं बता दूं आपको ना, क्लियर कर दूं। ओके देन, चले, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया टारगेट कॉस्टिंग का। अच्छा, इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में टारगेट कॉस्टिंग को डिस्कस किया है। आज जो है ना मैं क्या करूंगा, आज मैं एक सवाल सॉल्व करूंगा टारगेट कॉस्टिंग का आपके सामने, ये है वो सवाल, ठीक है, ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है। चले, अब जो है ना, अब आपको क्या करना है, देखें अभी जो है ना, पहले तो आप ये करें कि आप ना इस सवाल को पढ़ें। मैं थोड़ा सा ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। हियर आई एम गिविंग यू अ 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट्स, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ना बोलते बोलते मैं भी साफ बातें थक जाता हूं, ठीक है। तो आप ना इस सवाल को पढ़ें, इस सवाल को समझें, फिर हम ना इस सवाल को डिस्कस करते हैं। छोटा सा सवाल है टारगेट कॉस्टिंग का, जैसे कि समझेंगे आपका कोई एमसीक्यूज में कोई सवाल आ जाएगा ना टारगेट कॉस्टिंग का, इस तरह का सवाल है। इस सवाल को देखें, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, पानी पी के आता हूं, फिर इसके बाद ना हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलें इस सवाल को देखें, चलें, कम ऑन। यस, ठीक है। तो ये सवाल देखा आपने, कुछ आया आप लोगों को समझ में, कुछ आया? चले राशिद, आपने तो अभी पहले भी पढ़ा है, आप चले, आप बताएं कि ना इसके अंदर क्या हो सकता है, इस सवाल में कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगी सॉल्व करने की। यस राशिद जी। जी सर, इसमें उसने हमें ROI दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%, ठीक है। और उसकी टारगेट प्राइस 50 है।
सेल्स रिक्वायर्ड उसने यूनिट्स दे दिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट कार्ड दिए, मतलब मटेरियल कुछ उसकी कॉस्ट दे दी। हाँ, कुछ कुछ आ रहा है, तो ये कैलकुलेट समझ इसका में कैसे टारगेट करेंगे? कॉस्ट करना है। देखिए देखिए, और टारगेट cost- कॉस्ट निकालनी है। टारगेट कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? टारगेट कॉस्टिंग में पहले हम क्या करते हैं? पहले हम लेते हैं सेलिंग प्राइस, या हमारा जो सर भी उसकी कॉस्ट निकालेंगे ना। नहीं, देखें ना, पहले हम देखें टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग के लिए पहले हमें चाहिए होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे इसने ना टोटल वो दी हुई है, क्या कहते हैं, टोटल ना इन्वेस्टमेंट दी हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। और इसने जो है वो सेलिंग प्राइस इसने दी हुई है 50, लेकिन इसने नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए 100,000 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है ना। ओके, यस, हेलो अनम, गुड टू सी यू हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना टारगेट कॉस्टिंग का एक सवाल कर रहे हैं। टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि टारगेट कॉस्टिंग में पहले हम ना सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस आती है, उसके बाद हम एक अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है ना। जी अनम, आप कुछ कहना चाह रही थी, कोई बात करना चाह रही थी? शुड आई अनम्यूट यू? यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई सवाल है तो आप लोग ना चैट बॉक्स में सवाल करके ना मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है? ओके, अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम जो है ना वो सेलिंग प्राइस जो है ना, पहले सेलिंग प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे जो है ना सेलिंग प्राइस है कितनी, यहां पे दी हुई है सेलिंग प्राइस $50। और सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, हम एक डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन हम जो है ना वो अपना लेस करते हैं जी। वेट अ मिनट, देखें अभी मैं बताता हूं जी मार्क, मैं 1 मिनट मैं बताता हूं। देखें, सेलिंग प्राइस लेते हैं, सेलिंग प्राइस में से ना हम एक प्रॉफिट मार्जिन हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं। इसको यूं कर लेते हैं, लेस, एक प्रॉफिट मार्जिन हम लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है टारगेट कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन आप लेस करें तो आपके पास आ जाएगी टारगेट कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि यहां पे सेलिंग प्राइस तो गिवन है, लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन वो आपको आरओआई की शक्ल में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? आरओआई की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। और यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना, यानी कि आप क्या समझते हैं कि प्रॉफिट कितना, कितना टारगेट प्रॉफिट इसका क्या है, या डिजायर्ड प्रॉफिट इसका क्या है? ये यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको। तो टारगेट प्रॉफिट इसका कैसे निकालेंगे? टारगेट प्रॉफिट इज 75%। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे वो उसमें बताएं, इन टर्म्स ऑफ, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में नहीं, आप मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में बताएं या पर यूनिट बताएं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आरओआई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हम लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लेते हैं हम, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करते हैं आरओआई के लिए? प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करते हैं आरओआई के लिए? बताएं। यस, मार्क, अनम, राशिद, असगर, क्या करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड करते हैं? इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। टोटल एसेट से सर। हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट से, नेट एसेट से कह लें, नेट एसेट से कह लें, टोटल एसेट से कह लें। हाँ, टोटल एसेट से भी कह सकते हैं, नेट एसेट्स। देखें, आरओआई मुख्तलिफ तरह से ना, मुख्तलिफ जगहों पे ना आपको मुख्तलिफ आ जाएगा नजर, यानी कि किसी सवाल में किसी तरह से कैलकुलेट हुआ हुआ है, किसी सवाल में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ना कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, ऐसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए ना कोई हमारे पास ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। बस इसका फॉर्मूला ना आप ये याद रख लें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इसको यूं भी करते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल भी होता है, कुछ किताबों में इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हम लेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या गिवन है, हमें आरओआई ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आरओआई हमें गिवन है, कितना परसेंट है आरओआई, 25%। अगर मैं 25% को चेंज करूं डेसिमल में तो क्या बनेगा बताएं। आरओआई को मैं चेंज करूं डेसिमल में तो क्या बनेगा, यस 0.25 बनेगा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट, हमें निकालना है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताएं, मैथ की इक्वेशन के लिहाज से बताएं कि हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है। देखें इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, यहां पे सवाल में बिल्डिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख, फिक्सचर्स में 5 लाख है, मशीनरी में 14 लाख है। तो आरओआई को मल्टीप्लाई, यस आरओआई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड आंसर। तो आरओआई यानी कि 25% को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 34 लाख, 33.4 मिलियन से, 3,400। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3,400,000, तो ये आ जाएगा 8.5 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया, 8.5 लाख। अच्छा ये टोटल प्रॉफिट है, अब ये जो प्रॉफिट है ना ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस हमें क्या दी गई है, सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट दी गई है, यानी कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस हमें क्या दी गई है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें दी गई है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। अब देखें दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इस सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ यूनिट से तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू में से ये प्रॉफिट हम लेस कर दें। देखिए टारगेट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, टारगेट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, आप बोलिए कि 8.5 लाख को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट को सेलिंग, क्यों क्यों आप क्यों समझती हैं कि प्रॉफिट को हमें सेलिंग प्राइस से क्यों डिवाइड करना चाहिए, क्यों, इस तरह करने से क्या आ जाएगा, इस तरह अगर आप 8.5 लाख को डिवाइड करेंगी सेलिंग प्राइस से, नहीं 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 नहीं, देखिए पर यूनिट के लिए ना, पर यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, पर यूनिट के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखें, या तो अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये टोटल प्रॉफिट, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें। पर यूनिट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो पर यूनिट के लिए ना आप क्या करें, या तो आप प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करें, उसको आप सेलिंग प्राइस में से लेस करें, या तो आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना आपको समझ में, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो यू कैन आस्क मी, आप यहां पे ना मुझसे ना पूछ सकती हैं, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकती हैं। ये आ रहा है आपको समझ में, ये आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है समझ में, यस अनम, एनीथिंग, ठीक है, पर यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है समझ में। तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट पर यूनिट मुझे चाहिए ना, तो मैं क्या करूं कि मैं प्रॉफिट को डिवाइड करूं नंबर ऑफ यूनिट से, क्योंकि पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट, देखो पर यूनिट का मतलब होगा एक यूनिट के लिहाज से, तो प्रॉफिट को मैं डिवाइड करूं नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर मैं यहां पे पर यूनिट निकालू, प्रॉफिट पर यूनिट, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना बनेगा, देखते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट कितना बन रहा है, 8.5 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मेरे पास, 1 लाख है, 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 8.5।
तो प्रॉफिट मेरा बन रहा है 8.5, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, सेलिंग प्राइस मेरी है 50, ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस मेरी हो गई 50, माइनस 8.5 करूं इसमें से, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई, टारगेट कॉस्ट आ गई 41.5, कितनी आ गई टारगेट कॉस्ट 41.5। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट कार्ड है ना, ये क्या है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये जो कॉस्ट कार्ड है ना मेरा, ये क्या है, ये मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 44.25, ठीक है। अब आप देखें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा है या टारगेट कॉस्ट ज्यादा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा है। तो देखें, जब आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा होगी ना, तो आपके पास एक कॉस्ट गैप अराइज होगा। टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या है, टारगेट कॉस्ट से मुराद है वो कॉस्ट जो आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी कॉस्ट 41.5 से ज्यादा हो, आप नहीं चाहते कि आपकी कॉस्ट जो है वो 41.5 से ज्यादा हो, ठीक है, आप, ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी कॉस्ट, क्योंकि ये आपकी टारगेट कॉस्ट है, लेकिन आपकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 44.25, यानी कि आपके अंदाजे के मुताबिक जो आपकी कॉस्ट आएगी एक यूनिट बनाने पे वो कितनी आएगी, वो आएगी 44.25, ठीक है। तो एक कॉस्ट गैप अराइज होगा और वो कॉस्ट गैप होगा 2.75 का। कॉस्ट गैप का मतलब ये होता है कि जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, यानी कि जो आपने आपका अंदाजे के मुताबिक जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी एक यूनिट बनाने के लिए, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी हो, 41.5 हो, तो कॉस्ट गैप आ गया 2.75 का। अब आप क्या करोगे, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके आप इस कॉस्ट गैप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कहलाता है क्लोजिंग द कॉस्ट गैप। अच्छा, अब जो इसके बाद वाला पार्ट है, ये तो रिक्वायरमेंट ए थी, कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट एंड कॉस्ट गैप फॉर द वाईपैड, ये तो रिक्वायरमेंट ए थी। रिक्वायरमेंट बी में वो बोल रहा है कि जो भी आपका कॉस्ट गैप है ना, इसको खत्म कैसे किया जाएगा। आप थोड़ा सा ना, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। आप लोग 2 मिनट में सोच के मुझे बताओ, ये कॉस्ट कार्ड देख के मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कॉस्ट गैप, ये जो रिक्वायरमेंट बी है, रेकमेंड हाउ द कॉस्ट गैप कैन बी क्लोज्ड, रेकमेंड हाउ द कॉस्ट गैप कैन बी क्लोज्ड। तो इसके लिहाज से आप ये सवाल देख के आपको क्या लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस तरह कॉस्ट गैप खत्म किया जा सकता है, किस तरह कॉस्ट गैप खत्म किया जा सकता है, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये कॉस्ट कार्ड देख के थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, यहां पे थोड़ा सा ना अपनी जहानत का इस्तेमाल करो और देखो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस तरह कॉस्ट गैप को खत्म किया जा सकता है। लास्ट क्लास में अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी थी डेमो क्लास 1 की, तो उसके अंदर मैंने ये क्लोजिंग द कॉस्ट गैप पे बहुत ज्यादा बात की है, ठीक है, क्लोजिंग द कॉस्ट गैप पे मैंने बहुत ज्यादा बात की है। चलें आप बताएं, थोड़ा सा सोचें। यस, हमारे साथ ना और भी लोग मौजूद है। Here we have Asghar with us, Anam with us, Honor 8C with us, Mark with us, and Rashid is also with me ना, ठीक है। तो अब चले आप लोग ना मुझे बताएं कि ना क्या आप क्या समझते हैं। यस असगर, यू वांट टू से समथिंग, आप बताएं कि कैसे कॉस्ट गैप कैसे क्लोज किया जा सकता है। यस, असगर इज टॉकिंग। देखेंगे हमारी कॉस्ट की वैल्यूज क्या है। यस, कॉस्ट की वैल्यू क्या है, क्या मतलब इसमें अगर हम देखें लेबर और ओवरहेड तो हमारे पहले कम है। क्या बोल रहे हैं, लेबर और ओवरहेड? मेरी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, प्लीज। सर वो तो पहले, सर लेबर और ओवरहेड तो हमारे पहले ही कम है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। देखें, हाँ आप यानी कि असगर भी ये बात समझ गए और अनम को भी आ गई और मार्क को भी ये बात आ गई समझ में। जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, हमारी जो सबसे बड़ी कॉस्ट है, वो क्या है, वो मटेरियल की है। तो वी शुड फोकस ऑन ड्राइविंग द मटेरियल कॉस्ट्स डाउन। हमें मटेरियल की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे?
इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट सप्लायर, हो सकता है कि हमें कोई और सप्लायर मिल जाए जिससे हम जो है वो कम कीमत पे खरीद सकें। हो सकता है हमारा सप्लायर वही रहे, हम कोई किसी किस्म का डिस्काउंट नेगोशिएट कर लें अपने सप्लायर से। हो सकता है कोई किसी किस्म का बल्क डिस्काउंट, बल्क परचेज डिस्काउंट हम नेगोशिएट कर लें अपने सप्लायर से। तो ये क्या है, ये तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मटीरियल, हम अपने लेबर को इस तरह से ट्रेन करें, हम अपनी लेबर फोर्स को इस तरह से ट्रेन करें कि हमारा जो मटेरियल का वेस्टेज है वो कम हो जाए। ये एक तरीका हो सकता है मटेरियल की कॉस्ट को कम करने का। तो मुख्तलिफ तरीकों से इस सवाल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके पार्ट बी में वो यही है कि मुख्तलिफ तरीकों से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी मटेरियल की कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो जब हम मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो कॉस्ट गैप हमारा क्लोज हो जाएगा और इस तरह हमारी टारगेट कॉस्ट अचीव हो सकती है। ठीक है, ठीक है। द मटीरियल कॉस्ट में बी रिड्यूस टू 29 पॉइंट, अच्छा आप कहना चाह रहे हैं कि मटीरियल की कॉस्ट को 32.5 से रिड्यूस करके इसमें 2.75 जो कॉस्ट गैप है उसको रिड्यूस करके 29.75 पे लेके आए। अच्छा देखें मार्क, आपने एक पॉइंट रेस किया है, आई डू नॉट डिसएग्री विद योर पॉइंट, आई डू नॉट डिसएग्री विद योर पॉइंट। मेरी बात सुनिएगा गौर से। देखें आपने एक पॉइंट ये रेस किया है कि हम मटेरियल की कॉस्ट को इस तरह रिड्यूस करें कि वो उसकी कॉस्ट हो जाए 29.75, लेकिन ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सवाल में बोल रहा है वो हाउ द कॉस्ट गैप कैन बी क्लोज्ड, बस हाउ, कैसे कैसे कम कर सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा हाउ मच शुड बी द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। वो बोल रहा है कि रेकमेंड हाउ, रेकमेंड वेज फॉर क्लोजिंग द कॉस्ट गैप, बस। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 या 3 लाइनें लिखनी है थ्योरी की इसके अंदर जो आप लोगों ने मुझे बता दी, बस। ठीक है, अगर आप अब आईसीएमए का एग्जामिनर जो है ना वो कुछ ज्यादा ही जो है वो कुछ जगहों पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, हमें नहीं पता एग्जामिनर के जहन का। और एग्जामिनर आईसीएमए का ऐसा है कि उसके जहन का ना हमें साफ बात है अंदाजा इतना नहीं है। ठीक है, इतना अंदाजा नहीं है आईसीएमए के एग्जामिनर के जहन का जो है ना वो हमें अंदाजा इतना नहीं है। तो बस जो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, आप टू द पॉइंट रहना पेपर में। ठीक है, आप पेपर में ना जितना टू द पॉइंट रहोगे ना उतना बेहतर है, जितना सवाल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से चलोगे ना उतना बेहतर है। वरना क्या होगा कि आप अपने लिहाज से आप लिख रहे होगे, यानी कि उसमें 2 बातें पूछी हैं आपने 4 बातें लिख दी, लेकिन वो 4 बातें लिखने में जो आपका टाइम लगेगा, और हो सकता है कि अगर वो पॉइंट एग्जामिनर बोले कि नहीं ये पॉइंट इस रिक्वायरमेंट के लिहाज से इररेलेवेंट है, पॉइंट इररेलेवेंट है, वो आपके मार्क्स काट ले। एक तरफ आपका टाइम भी ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ आपका जो है वो टाइम भी ज्यादा लगा, दूसरी तरफ आपके मार्क्स भी लूज हो गए। तो ये गलती ना पेपर में नहीं करें, पेपर में आप रिक्वायरमेंट के लिहाज से चलें। क्योंकि आईसीएमए के एग्जामिनर को मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, और बहुत सारे लोग, साफ बात है एसएमए और एसएफएम के पेपर से बहुत सारे लोग तंग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तंग है एसएमए और एसएफएम के पेपर से। नॉर्मली स्टूडेंट ये इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये लोग जानबूझ के पास नहीं करते। चले खैर, तो ये तो बात हो गई टारगेट कॉस्टिंग पे। टारगेट कॉस्टिंग, एज फार एज टारगेट कॉस्टिंग इज कंसर्न, तो कोई सवाल, किसी का कोई सवाल, या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? आप पांचों में से किसी का कोई सवाल? यस, अनम, राशिद, ऑनर, असगर, मार्क, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो? किसी का कोई सवाल? ऑनर, असगर, अनम, मार्क, राशिद। यस, राशिद आपका कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो समझ में? यस, एनीथिंग यू नीड टू नो? चलें, तो फिर आज का जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव कर जाते हैं। और जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक जो है ना, इससे पहले आप लोगों ने ना ये टॉपिक ना पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। यस, असगर एंड अनम, यू वांट टू से समथिंग, कोई चीज आप कोई बात करना चाहते हैं? अच्छा हाँ जी, अनम आपने पढ़ा ये एमएम जी?
जी सर बोले। मैंने पहले टॉपिक पढ़ा। टॉपिक पढ़ा है यानी कि आपने इसकी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की? जी सर इसकी नहीं की है। इसकी नहीं की कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, नहीं लेकिन इंशाल्लाह अभी जो है ना, अभी जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशन भी इसकी ना करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलें, जी ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अब जो मेन डिफरेंस है ना, जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो कॉस्टिंग की अप्रोचेज हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास कॉस्टिंग की जो अप्रोचेज हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक ट्रेडिशनल हमारे पास अप्रोच है कॉस्टिंग की, ठीक है, जो कहलाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हम यहां पे हम क्या करते हैं, हाँ आपने किया हुआ, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। आप देखें ये क्लास आप अटेंड कर रही हैं, तो अब इस क्लास को जब आप क्लास ले रही हैं तो आप इसको अटेंड करें क्लास को। हाँ, यहाँ पे मैं ये बता दूं, देखिए एमए में जो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, एमए में जो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, और जो आप यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में जो आपने पहले मैनेजेरियल लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया था, उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो थ्योरी थी वो इतनी रेलेवेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, और इसके साथ इसका एक एक्सटेंशन भी है इसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक एक्सटेंशन भी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल पे, ठीक है। तो हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी, इसकी थ्योरी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं एक सवाल सॉल्व करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। तो देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों आप, चले अनम आप बोलनी है कि आपने जो है वो ये टॉपिक पहले पढ़ा है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज प्रेफर्ड टू, इज प्रेफरेबल, इज मोर प्रेफरेबल देन द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। या तो आप लिख दें चैट बॉक्स में, अगर अनम्यूट नहीं कर सकती हैं अपने आप को तो आप लिख दें चैट बॉक्स में, थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप क्यों समझती हैं कि क्यों बेहतर है किसके मुकाबले में? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले में क्यों बेहतर है? क्यों बेहतर है? आप क्या समझते हैं कि क्यों बेहतर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? या जिसने भी पहले पढ़ी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो जवाब दे दे, वो बता दे कि क्यों बेहतर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले में, क्यों बेहतर है? आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जी मार्क। यस। तो अभी तो बड़ा पुराना हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया है, तो इसके मुताबिक ये है कि कोई ऐसी कंपनी जहां पर बहुत ज्यादा यानी कि साइकिल्स हों, आप मतलब कि एक्टिविटीज का मतलब हर एक एक्टिविटी मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व हों, तो उसमें फिर ये होता है कि हम ना हर एक्टिविटी की सेपरेटली ना कॉस्ट अपोर्शन कर लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक एक्यूरेटली कॉस्ट बाहर आ जाती है। एक रफ सा आइडिया बस इसमें इसके बारे में ना, जैसे कि आपने ये लिखा है अगर मटेरियल हैंडलिंग है और इस तरह की मतलब कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीरियड्स रन करने हैं, कितनी दफा एक ही सेटअप कॉस्ट कितनी है, तो इस तरह की ठीक अगर है, ऐसी ठीक है। ऐसी हाँ, मतलब कि हो ना हाँ, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इस अच्छा, तरह की एक्टिविटीज बहुत ऐड हो रही हैं, तो उसके लिए ठीक फिर है। हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब मैं बताता हूं, देखें जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं ना टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना नॉर्मली जो हमारे बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना, हम किस बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं ओवरहेड्स को? मशीन आवर्स की बेस पे या लेबर आवर्स की बेस पे और समटाइम्स प्रोडक्शन वॉल्यूम की बेस पे, ठीक है। ये दो तीन बेसिस होती है नॉर्मली, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे डिलीवरी कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिलीवरी कॉस्ट है,
या कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट है या कोई डिस्पैच की कॉस्ट है, आप क्या समझते हो कि डिलीवरी कॉस्ट को मशीन आवर्स की बेसिस पे एब्जॉर्ब होना चाहिए? Do you think is it fair to absorb? Yes, do you think? Yes. जी अनम, डू यू जी बोले, आपने हैंड रेस किया था, चलें खैर, हाँ देखें, ओके, हाँ तो जो है ना डिलीवरी कॉस्ट जो है ना, डिलीवरी कॉस्ट जो है वो जो है इट इज नॉट फेयर टू apportion, or it is not considered a fair practice to absorb delivery cost on the basis of machine hours to different products or services, ठीक है ना? तो डिलीवरी कॉस्ट की बुनियाद, जो डिलीवरी कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक, कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। डिलीवरी कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है मशीन आवर्स से या लेबर आवर्स से। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो डायरेक्ट लिंक, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है डिलीवरी कॉस्ट का मशीन आवर से या लेबर आवर से, ठीक है? तो ऐसी सूरत में फिर क्या है कि हम इसको हम कहते हैं कि आर्बिट्ररी बेसिस ऑफ एलोकेशन। आर्बिट्ररी बेसिस ऑफ एलोकेशन, यानी कि आर्बिट्ररी से क्या मुराद है? आर्बिट्ररी का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस, यानी कि अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हम डिलीवरी कॉस्ट को या और जो इस तरह की कॉस्ट हैं उनको हम मशीन आवर्स की बेस पे एब्जॉर्ब करें, उनको हम मशीन आवर्स की बेस पे एलोकेट करें टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यही वजह है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसका, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो बनाई गई, ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, इसी डिलीवरी कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं या डिस्पैच कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिहाज से बात होगी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिलीवरी कॉस्ट को हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये जो हमारी जो डिलीवरी कॉस्ट है इसको हम किसकी बुनियाद पे एलोकेट करेंगे? टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डिलीवरी कॉस्ट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरीज, ठीक है? नंबर ऑफ डिलीवरीज की बेसिस पे हम डिलीवरी कॉस्ट को जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करेंगे, ठीक है? दिस इज अ मोर मीनिंगफुल बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम डिलीवरी कॉस्ट किसकी वजह से इनकर कर रहे हैं? डिलीवरी कॉस्ट हम नंबर ऑफ डिलीवरीज की वजह से इनकर कर रहे हैं, ठीक है? डिलीवरी कॉस्ट हम नंबर ऑफ डिलीवरीज की वजह से इनकर कर रहे हैं। तो हम डिलीवरी कॉस्ट को जो अपॉर्शन करेंगे, जो एलोकेट करेंगे टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो किसकी बुनियाद पे करेंगे? नंबर ऑफ डिलीवरीज की बुनियाद पे। ये मेन प्रिंसिपल है, ये असूल है किसका? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है? ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में? कोई चीज नहीं आई हो किसी को समझ में? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस मार्क, यू वांट टू से समथिंग? कोई बात करना चाहते हैं आप? नो, मैं ये कहना चाहता था कि बिल्कुल क्लियर है, तो ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है? तो अच्छा, अब क्या है? अ कॉस्टिंग दैट एब्जॉर्ब्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। देखें, अब यहां पे लिखा हुआ है अ कॉस्टिंग टेक्निक, एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है ABC जो कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स की बुनियाद पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है? सर कॉस्ट पूल क्या होता है? कॉस्ट पूल एक कॉस्ट सेंटर होता है। मिसाल के तौर पे कोई डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पे किसी ने अगर AFF में काम किया हो, AF फर्गसंस में, ठीक है? AF फर्गसंस में काम किया हो तो फर्गसंस का ना एक डिस्पैच डिपार्टमेंट है। फर्गसंस का क्या है? एक डिस्पैच डिपार्टमेंट है। ये जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है, इस डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम क्या है कि ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ने डिस्पैच करता है टू क्लाइंट्स एंड टू अदर पार्टीज, ठीक है?
अब ये जो डिपार्टमेंट फर्गॉसन चला रहा है, इस डिपार्टमेंट को चलाने की कोई कॉस्ट है, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर कर रहा है फर्गॉसन। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये फर्गॉसन के लिए क्या है, फर्गॉसन के लिए ये एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का और प्रॉफिट सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, तो उसमें ना ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर की जब हम बात करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आ रहा कॉस्ट सेंटर समझ में, तो आप इतना यानी कि बहुत ज्यादा इस पे परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आगे और बेहतर आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है, मैं कर दूंगा क्लियर। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर, कॉस्ट ड्राइवर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से जो है हमें कोई ना, दैट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर। अब जैसे ये डिलीवरी कॉस्ट का एग्जाम्पल था ना मेरे पास, तो इसमें नंबर ऑफ डिलीवरीज जो है ना, ये क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। और डिलीवरी कॉस्ट जो है ना, ये क्या है, ये कॉस्ट पूल है, ठीक है। तो अब ये आगे चल के हमारे पास ना कुछ एग्जाम्पल है। तो कॉस्ट ड्राइवर के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट ड्राइवर ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज देखें, जो हम डिलीवरीज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को या किसी को भी, जो हम चीजें जो हम डिलीवर कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है। डिलीवरी क्या है, ये एक एक्टिविटी है। डिलीवरी जितनी हम ज्यादा डिलीवरीज करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी ये जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो उतनी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरीज क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइवर है। और डिलीवरी कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट पूल है, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कॉस्ट पूल्स के और कॉस्ट ड्राइवर्स के, जैसे मटेरियल्स हैंडलिंग है। मटेरियल हैंडलिंग में, मटेरियल्स हैंडलिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर होता है नॉर्मली, वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स होता है। मशीन सेटअप कॉस्ट का नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स होता है। जितने मशीन सेटअप ज्यादा होंगे, जितनी बार हम प्रोडक्शन में अपनी मशीन्स को ज्यादा सेटअप करेंगे, उतनी हमें ज्यादा सेटअप कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन को चलाने की कॉस्ट। जितने हमारे नंबर ऑफ मशीन आवर्स ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा देर तक हम अपनी मशीन्स को चलाएंगे, उतनी ज्यादा हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर करेंगे। तो मशीन आवर्स क्या है, एक कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका एक कॉस्ट पूल है। डिस्पैच कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच, जितने ज्यादा हमें ऑर्डर डिस्पैच करने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी डिस्पैच कॉस्ट होगी। डिस्पैच कॉस्ट एक कॉस्ट पूल है। ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच एक कॉस्ट ड्राइवर है। कोई मसला कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर के कॉन्सेप्ट में? एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, यू नीड टू नो अबाउट द कॉस्ट ड्राइवर्स कॉन्सेप्ट? कोई ऐसी चीज? यस, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, यू नीड टू नो? कोई ऐसी चीज सर जो नहीं आई हो कॉस्ट ड्राइवर के कॉन्सेप्ट में या कॉस्ट पूल के कॉन्सेप्ट में समझ में? बस एक बात याद रखें कि कॉस्ट पूल अगर आपसे पूछे ना कोई, कॉस्ट पूल जो है ना, ये क्या है, ये एक तरह का एक कॉस्ट सेंटर है, एक कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट ड्राइवर जो है ना, ये एक तरह की एक्टिविटी है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर असल में वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट पूल जो है वो एक कॉस्ट सेंटर है, एक तरह का एक डिपार्टमेंट है, समझे अभी के लिए ये समझ लें कि एक तरह का एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये these two terms are in fact closely related to each other and you will come to know inshallah more about these terms. नहीं, सेट और सबसेट नहीं, सेट और सबसेट नहीं, नहीं। देखें, कॉस्ट ड्राइवर क्या है? एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं मैं, जैसे ये जहां पे है ना नंबर ऑफ डिस्पैच, यानी कि मैं अपनी मशीन्स को जो चला रहा हूं, एक मेरे पास मशीनिंग डिपार्टमेंट है, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जहां पे मेरी मशीनें रखी हुई हैं सारी, ठीक है। मेरी सारी मशीनें रखी हुई हैं, जितना भी मशीनों का काम है उस डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है। अब मैं उस डिपार्टमेंट को जितनी ज्यादा मैं अपनी मशीन को चलाऊंगा, मशीन को चलाना जो है ना वो क्या है, वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन वो जो कॉस्ट है ना, वो जो डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर हो रही है ओवरऑल, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, वो कॉस्ट पूल है एक्चुअली, ठीक है। ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो आपको समझ में? देखिए, एक डिपार्टमेंट है, आप कॉस्ट पूल को ना इस तरह से समझ लें कि ये एक कॉस्ट सेंटर है, एक तरह का ना एक डिपार्टमेंट है।
जैसे मशीनिंग है, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी मेरे पास मशीन्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब उन मशीन्स को चलाने की जो जहां तक ताल्लुक है ना, मशीन्स को चलाने का, तो मैं मशीन्स चला रहा हूं, मशीन्स को ऑपरेट कर रहा हूं, ये क्या है, ये एक्टिविटी है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन्स को जो मैं ऑपरेट कर रहा हूं ना, ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट पूल क्या है? कॉस्ट पूल जो है वो है, क्या कहते हैं, वो जो डिपार्टमेंट है जहां पे मैं वो जो कॉस्ट इनकर कर रहा हूं डिपार्टमेंट के अंदर, मशीन्स को चलाने की जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट है, वो मेरा कॉस्ट पूल है। ये आ रहा है समझ में? यस मार्क, आपका सवाल था, कुछ आया समझ में? कोई इसके अंदर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये एक यस सर, हाँ एक दूसरे से लिंक्ड है, ये ना एक दूसरे से लिंक है। यानी कि मशीन आप जितनी ज्यादा चलाएंगे उतनी ज्यादा आपकी मशीन की कॉस्ट होगी, जितनी ज्यादा आप मशीन चलाएंगे उतनी ज्यादा मशीन को चलाने की कॉस्ट होगी। तो जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ना, जो टोटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, वो एक तरह से आपका कॉस्ट सेंटर बन जाएगा या आपका कॉस्ट पूल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जिस वजह से वो इनकर करनी पड़ेगी ना, वो आपका कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स, हमने इतने घंटे मशीनें चलाई, ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया, और उससे जो हमने कॉस्ट इनकर करी, टोटल कॉस्ट, वो हमारा कॉस्ट पूल हो गया, ठीक है। इसको इस तरह समझ लें, अब आ रहा है समझ में? ठीक है, हमने 50 घंटे, पूरे महीने में 50 घंटे हमने मशीनें चलाई, इससे जो हमने कॉस्ट इनकर करी वो $50,000 कॉस्ट इनकर करी, ठीक है। तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट हो गई ना, अक्यूमुलेट करके, ये एक तरह से कॉस्ट पूल हो गया हमारा। और ये जो 50 घंटे है ना, ये हमारा हो गया कॉस्ट ड्राइवर। ये आया समझ में? लिंक्ड है, ये आपस में लिंक्ड है। यानी कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है? वो एक एक्टिविटी है, कॉस्ट ड्राइवर एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को इनकर करने की जो कॉस्ट, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट है, वो क्या है? वो कॉस्ट पूल है, ठीक है। ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला? नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, एबीसी क्यों, एबीसी हम जो है ना, वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? एबीसी हम यूं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब जो पहले हम क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम तमाम कॉस्ट को ना डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे, हम तमाम कॉस्ट को क्या करते थे, डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे, हम तमाम कॉस्ट को क्या करते थे, डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे जो है वो एब्जॉर्ब करते थे इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, हम एक गलती करते थे कि हम तमाम कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे या मशीन आवर्स की बुनियाद पे जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है ना, पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्ट लेबर सिर्फ कितना है, 5% है। डायरेक्ट लेबर सिर्फ 5% है। सो इट इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द यूज ऑफ लेबर आवर्स एज द बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। अब एक चीज जो इतनी इनसिग्निफिकेंट है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक चीज जो खाली 5% है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है, तो उसकी बुनियाद पे क्या हमें ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए? इज इट फेयर? नो, डेफिनेटली इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल, ठीक है। ओवरहेड्स नाउ फॉर्म अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट। अच्छा, एबीसी का जो मेन काम है वो यही है, एबीसी का जो मेन काम है वो यही है। एबीसी इस तरह के जो ओवरहेड्स है ना, जैसे डिलीवरी कॉस्ट है, डिस्पैच कॉस्ट है, इस तरह के जो ओवरहेड्स है ना, इनको प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या करती है, इनको प्रोडक्ट्स को एलोकेट करती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो असल जो काम है ना, वो यही है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, ओवरहेड्स को, प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती है। और अब जो है ना, ओवरहेड्स ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गए प्रोडक्शन में, ओवरहेड ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गए एज कंपेयर टू द लेबर आवर्स, एज कंपेयर टू द लेबर कॉस्ट, द लेबर आवर्स और द मशीन आवर्स। यानी कि बल्कि आप मशीन भी नहीं गए, लेबर आवर्स के मुकाबले में जो है ना, अब ओवरहेड्स जो हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, नॉन वॉल्यूम रिलेटेड सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना, अगर आप ये इसको पढ़ेंगे ना तो आपको और बेहतर आ जाएगा समझ में, ठीक है। नॉन वॉल्यूम रिलेटेड सपोर्ट एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल सेटअप, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो ज्यादा जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वो अब क्या है, वो अब हमारे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो किस वजह से हम इनकर कर रहे हैं,
हम इनकर कर रहे हैं इन एक्टिविटीज की वजह से। सेटअप है, मिसाल के तौर पे सेटअप है, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग है, इंस्पेक्शंस है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ओवरहेड्स को डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे ओवरहेड्स को एलोकेट नहीं करते, बल्कि अब हम इन नॉन वॉल्यूम रिलेटेड सपोर्ट एक्टिविटीज की बुनियाद पे ओवरहेड्स को, प्रोडक्ट्स को एलोकेट करते हैं। ये बात ये बताना चाह रहा है इसके अंदर, इस पूरी स्लाइड में, ठीक है। इट इज वाइटल टू फाइंड अ मोर एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो हमने टू सम अप थिंग्स, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा बेहतर तरीके से ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो चारों पॉइंट लिखे हुए ना, ये वही तमाम बातें हैं, एक तरह से वही तमाम बातें जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। यानी जो मैंने आपसे जो है ना, वो मैं ना पीछे में आपसे ये बातें पहले मैं कर चुका हूं, ठीक है। यस, ऑनर 8C इनका मैसेज आया है, लेकिन ये पता नहीं, खैर चलें आगे चलते हैं। नाउ वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की वीकनेस, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की वही वाली वीकनेस जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको ओवरहेड ज्यादा एलोकेट कर देती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और जो प्रोडक्ट्स जिनकी क्वांटिटी कम होती है ना प्रोडक्ट्स की, उनको ओवरहेड्स कम वो कर देती है, क्या कहते हैं, कम ओवरहेड्स एलोकेट करती है। तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स हम हाई वॉल्यूम में बना रहे हैं, जो हम ज्यादा बना रहे हैं, उनको ओवरहेड्स ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा एलोकेट करती है, और जो प्रोडक्ट्स हम कम बना रहे होते हैं उनको ओवरहेड्स कम एलोकेट करती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो किसकी बुनियाद पे करती है, नॉर्मली ओवरहेड्स को एलोकेट लेबर आवर्स की बुनियाद पे, मशीन आवर्स की बुनियाद पे, या प्रोडक्शन वॉल्यूम की बुनियाद पे। तो जो चीजें हम ज्यादा बना रहे होते हैं उनको वो ज्यादा एलोकेट करते हैं ओवरहेड्स, और जो हम कम बना रहे होते हैं उनको वो कम करता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट, जो एक्टिविटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसको उसके लिहाज से ना ओवरहेड्स एलोकेट करने चाहिए। अभी जब हम सवाल करेंगे ना इसका, तो ये आपको खुद आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी जब हम सवाल करेंगे ना, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ 5 स्टेप्स हैं एबीसी के 5 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज। जब भी हम एबीसी को इंप्लीमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हम कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप 2 में। फिर हम कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम एक कॉस्ट ड्राइवर रेट OAR कैलकुलेट करते हैं। एंड देन वी एब्जॉर्ब ओवरहेड्स यूजिंग द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूटेड इन स्टेप 4 अबव, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं एबीसी के। इसमें आपको इतना मसला नहीं है, ये अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये खुद समझ में आ जाएंगे इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, ये सवाल की कैलकुलेशन के लिए जो है ना वो रेलेवेंट है, ठीक है। वही आसान बातें हैं कि पहले हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की ऑर्गेनाइजेशन की, फिर हमने कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई की, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किए, फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर का एक रेट आइडेंटिफाई किया, OAR जैसा रेट, और उस रेट की बुनियाद पे हमने ओवरहेड्स को एलोकेट कर दिया टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एब्जॉर्ब कर दिया ओवरहेड्स को टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब एबीसी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, एबीसी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, हर दूसरी अप्रोच की तरह। एबीसी ज्यादा एक्यूरेट एलोकेट करती है, ज्यादा एक्यूरेट एलोकेशन होता है, ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें देती है कॉस्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि एबीसी जो हमें देती है वो हमें एक सही बेसिस देती है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है, अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ठीक है। प्रोडक्ट ए की जो नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं वो लेट से 5000 है, और प्रोडक्ट बी की जो नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं वो लेट से 2000 है, ठीक है। तो अब जो डिलीवरी की कॉस्ट है ना, अब इसको ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ डिलीवरीज की बेस पर ही प्रोडक्ट ए को एलोकेट करेगा और प्रोडक्ट बी को एलोकेट करेगा। तो इस तरह करने से क्या है कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है। अगर मैं डिलीवरी की कॉस्ट को, फर्ज करो कि यहां पे मशीन आवर ज्यादा है, प्रोडक्ट बी के जो है वो मशीन आवर ज्यादा है, प्रोडक्ट बी के मशीन आवर है 10,000, जबकि प्रोडक्ट ए के मशीन आवर है लेट से 8,000, ठीक है।
तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे डिलीवरी कॉस्ट को एलोकेट करूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बी को ज्यादा एलोकेट हो जाएंगे क्योंकि इसके मशीन आवर्स जो हैं वो ज्यादा है, या इसके लेबर आवर्स जो हैं वो ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ए को जो है वो कम एलोकेट होंगे। ये फेयर बेसिस नहीं है, ये एक्यूरेट बेसिस नहीं है, ठीक है। तो एबीसी क्या करता है, हमें एक एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, इसके अंदर कोई मसला? ये सारी वही बातें, ये जो मैं पहले बता चुका हूं ना, ये उसी के लिहाज से उसी एक ही पॉइंट को आगे लेके चल रहा है। ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि वो जो है वो ज्यादा बेहतर बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन है। एबीसी इज अ बेटर basis of absorbing overheads to products as compared to other approaches or as compared to traditional absorption costing approaches, ठीक है। अब जब ये बेहतर, हमारे पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन बेहतर होती है तो हम अपनी प्राइसिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी एनालिसिस में हम जो है वो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी एनालिसिस से क्या मुराद है, एक्टिविटी एनालिसिस से क्या मुराद है कि एक्टिविटी एनालिसिस में हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमें यह पता चलेगा, अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज ना परफॉर्म कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर लेट से डिलीवरी भी है, जिसके अंदर लेट से मशीनिंग भी है, मशीनिंग भी एक एक्टिविटी है, डिलीवरी एक अलग एक्टिविटी है, और इसके अलावा मशीन सेटअप्स या प्रोडक्शन रन्स जो है वो एक अलग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि डिलीवरी कॉस्ट जो है वो डिलीवरी की वजह से हमें, जो हम डिलीवरी की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसकी वजह से हम कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, मशीनिंग की जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसकी वजह से कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, प्रोडक्शन रन्स की वजह से हम कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, यह इंफॉर्मेशन हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मिलेगी। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, हमें पता चलेगा अच्छा हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी वजह से हम ये कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। अब जब हम देखेंगे ना कि किसी एक्टिविटी पे हम बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को इस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो? यस मार्क, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो? मार्क, असगर, राशिद, एनीथिंग? जी, एवरीथिंग ओके सर, इट्स गुड। ओके, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जिस तरह किसी भी चीज के फायदे होते हैं, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर कॉस्ट पूल्स। हो सकता है कि हम जो है ना, कुछ कॉस्ट पूल्स हमारे पास ऐसे आ जाएं जिसकी वजह से जिसके हम कॉस्ट ड्राइवर्स ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल ऑडिट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट की टीम आई हुई है, तो ऑडिट का जो है ना वो कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि एनुअल ऑडिट एक ऐसी चीज है जो आपको करानी है। क्या हम एनुअल ऑडिट की कॉस्ट हमारे हाथ में है? क्या हम एनुअल ऑडिट की कॉस्ट कम कर सकते हैं? ये कॉस्ट जो है वो हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से इनकर कर रहे हैं? हमारे पास कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट, ऐसा भी होता है कि बैंक्स में लाखों रुपए दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स के। बड़ी फर्म्स जो हैं, बिग फोर वगैरह, ऐसा भी करती हैं कि एक बैंक पे जो है 200 ट्रेनीज भेजती हैं एक साथ। कितने ट्रेनीज भेजती हैं? 200 ट्रेनीज भेजती हैं एक साथ। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जहां पे 200 ऑडिट ट्रेनीज जा रहे होते हैं काम करने के लिए, और उसके फिर वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, लेकिन क्या इसका कोई वैलिड कॉस्ट ड्राइवर है? कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर जिसको हम कंट्रोल कर सकें, जिससे हम इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें? कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है आप समझते हैं? बताएं। इंटरनल ऑडिट अगर पहले हो जाए तो नहीं, पहले की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि हर साल कराना है ऑडिट, हर साल कराना है। और बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ा बैंक है जहां पे 200 ट्रेनी जाते हैं ऑडिट करने के लिए, 200 लोग जाते हैं ऑडिट करने के लिए।
अब उनके लिए तो सिग्निफिकेंट होगी ना ये कॉस्ट, उनके लिए तो बहुत बड़ी कॉस्ट होगी ये, वो तो लाखों में फर्म चार्ज करेगी, 50 लाख 60 लाख, केपीएमजी है, ईवाई है, पीडब्ल्यूसी है, 50 लाख रुपए चार्ज करेगी, 60 लाख रुपए चार्ज करेगी। तो क्या वो इस कॉस्ट को कोई इसका कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्रोल में, ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को कम कर सकती है किसी तरह, कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म कर रहा है इस कॉस्ट को इनकर करने के लिए? क्या ये कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक्टिविटीज से इनकर हो रही है? कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है? आप क्या समझते हैं जी? हाँ, तो अक्सर ऐसी ऐसी ना ऐसी कॉस्ट्स भी होती हैं हमारे पास। मसला ये आ जाता है कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ ऐसी कॉस्ट भी हो सकती है हमारे पास जिसके लिए हमारे पास कोई कॉस्ट ड्राइवर ना हो, ठीक है? तो फिर ऐसी सूरत में इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर ये एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि कभी कभी ना, जाहिर सी बात है, एबीसी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, एक कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है। तो एबीसी को इंप्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है ना, वो इसके बेनिफिट से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि एबीसी को जो इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, हम अगर एबीसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाए, कॉस्ट जो है एक्सीड कर जाए किससे? बेनिफिट से, यानी कि बेनिफिट से ज्यादा हो, एबीसी की कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो जाए, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक एबीसी जो है ना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है जरा, ठीक है? इसके लिए आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कॉस्ट पूल्स बनाने पड़ते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है ये जरा सा मुश्किल काम है। तो हो सकता है कि इसको इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट जो है वो इससे बेनिफिट से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है? तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से के हवाले से, ठीक है? चलें, फिर अभी हम आगे चलते हैं और हम जो है वो क्या करेंगे, हम ना एक सवाल करेंगे एबीसी का। ये एक सवाल है हमारे पास ना, एबीसी का एक सवाल है, ठीक है? अभी जो है ना, ये अभी आज की क्लास में जो है, जस्ट वेट अ मिनट, यस, इट इज ऑलरेडी 1.5 आवर, ठीक है? तो अभी ना आपको ये करना है कि अभी हम इस क्लास में ना, हम सिर्फ इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो काफी हो गया, 1.5 घंटा हो गया है मुझे पढ़ाते हुए ना, 1.5 घंटे से बल्कि ज्यादा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लूं और आपको ये सवाल कराऊं, तो आपका भी जो एनर्जी लेवल है ना, आई होप कि आपका जो एनर्जी लेवल है ये वो इस वक्त ना ऐसा होगा नहीं कि अब मैं आपको ये सवाल कराने बैठ जाऊं, ठीक है? तो बस आप ना एक मर्तबा ना इस सवाल को ना देख लें। इस सवाल को मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप इस सवाल को देख लें। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इस सवाल को ना सॉल्व करेंगे। इस सवाल को ना आप देख लें। हियर आई एम टेकिंग अ 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? मुझे भी बोलते बोलते काफी टाइम हो गया है। तो अब आप ना ये करें कि इस 2 मिनट के ब्रेक में इस सवाल को एक मर्तबा देख लें और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर जिसको जो सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आप इस सवाल को जरा सा देख लें प्लीज एक मर्तबा ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलें।
यस, ये सवाल आपने देखा, आप लोगों को आया, कोई आइडिया हुआ इस सवाल में? इस सवाल को देख के कुछ आपको आइडिया हुआ कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल आपको नहीं आ रहा समझ में? ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में? जी, यस, असगर, राशिद एंड मार्क, ऑल थ्री ऑफ यू बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में, या कोई ऐसा मसला, कोई चीज नहीं आ रही हो इसके अंदर, या मुश्किल लग रही हो? यस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना ये सवाल ही मैं आप लोगों को ना सॉल्व कराऊंगा। अभी असल में आज जो है, आज की क्लास की लेंथ जो है वो कुछ ज्यादा ही थ्योरी पे जो है ना वो एम्फेसिस हो गया, ठीक है। यस, राशिद, आपने पहले भी पढ़ा है, बताएं आपको आ रहा है समझ में? यस, राशिद, असगर एंड मार्क, जी, कोई ऐसा मसला इस सवाल में? जी मार्क बोले। यस, नहीं सही आई समझ, हाँ लेकिन ये हाँ, है कि भी एक दफा अरसा हो गया, मुझे तो आपको पता है, मैंने पहले बताया था, बहुत अरसा हो गया, एक दफा ये थोड़ा सा सवाल मुझे को देखा बताएंगे, ना। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इस सवाल में, इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे आप अगर पेपर में आ जाए तो? क्या ये क्या? तो जो मेन तो ये यानी कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। बकाया ये सारी ओवरहेड्स हमारे पास 26,000 है, जो पोर्शन हुई इन है, इन तो ओवरहेड्स को इनको हम हम फिर किसकी अपोर्शन बेसिस पे, करेंगे। इन ओवरहेड्स को हम किसकी बेसिस पे करेंगे एलोकेट? उनके जो रिस्पेक्टेड जो कोस्ट ड्राइवर है ना, हाँ उनकी हाँ बेस पे, जैसे हाँ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हैं, हाँ, अच्छा, तो नंबर ऑफ उनमें हम प्रोडक्शन रन, देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है वो हम कैसे निकालेंगे? वो मशीन आवर्स पे उसको किया जाएगा ना, देखिए, उसको अप्रोच करना। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, अब यहाँ पे ये बोल रहा है द फोर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड सॉरी, आर यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स एंड सोल्ड इन बैचेस ऑफ 10 यूनिट ईच। वो बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको वो एक प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट बनाता है? एक प्रोडक्शन रन में वो बनाता है कितने? 20 यूनिट बनाता है, 20 यूनिट बनाता है, ठीक है। तो अब वो टोटल उसका आउटपुट देखें, प्रोडक्ट ए का आउटपुट उसका कितना है? प्रोडक्ट ए का आउटपुट है 120 यूनिट्स, ठीक है, 120 120, और एक प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट बनाता है वो? देखें, 20 तो 6 हो जाएंगे इसके, सिक्स इसके प्रोडक्शन रन हो जाएंगे। बिल्कुल इसी अगले तरह के बी के कितने हो जाएंगे प्रोडक्शन रन? 5 5 हो जाएंगे। 5 सी के कितने हो जाएंगे? 4 और डी के कितने हो 6 जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इन सबको ऐड करें तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास प्रोडक्शन रन? 6 plus 6 12 4 16 21 21 प्रोडक्शन रन, ठीक है। अब हमें सेटअप कॉस्ट को जो है, सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेसिस पे हमें एलोकेट करना है। आप मुझे प्रोडक्ट ए को बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ए को कितनी मैं एलोकेट करूंगा सेटअप कॉस्ट? यानी कि अगर, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोडक्शन 6 रन, divided by 21 हाँ, 6 multiply मल्टीप्लाई बाय 10,000 नहीं, 400 मल्टीप्लाई बाय सेटअप 5,250, 50, हाँ बिल्कुल so सही, this बिल्कुल will सही, be 1,500. बिल्कुल, गुड आंसर, गुड आंसर। जी असगर, देखें ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये आया आपको समझ में? असगर एंड राशिद, बोथ ऑफ यू, ये आया असगर? यस, ये आया आपको? आप ये जो मेरी बात हुई इनसे, ये आया आपको समझ में? जी, जी असगर बोले। जी सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा नहीं, ये पूरा समझ में आना चाहिए पूरा समझ में आना चाहिए भाई। नहीं नहीं, क्या इसमें क्या मुश्किल लग रहा है? सर इसमें जो है ना, अभी तो क्वेश्चन जो है ना उसे अच्छी तरीके से ना अंडरस्टैंड करें, उसे रीड करें। अच्छा, हाँ, चलें फिर ऐसा करें कि मैं जो है ना, फिर मैं अभी जो है ना, अभी तो देखें, अभी तो टाइम जो है वो काफी हो गया। अब मैं अगर अभी मैं आपको ये सवाल कराना अभी शुरू करूँ ना, तो इट विल टेक नियरली 30-35 मिनट्स मोर ना। अब वो एनर्जी लेवल बंदे का ना कम होना शुरू हो जाता है। अब मैं मुसलसल बोले जा रहा हूँ, आप लोग भी सुने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना ज्यादा अभी ना शुरू की क्लासेस में ज्यादा इसकी ना लेंथ में नहीं रखना चाह रहा शुरू की क्लासेस में, ठीक है। इज दैट फाइन?
इज दैट फाइन? सही कह रहा हूँ मैं? सर बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ कि हम अगली क्लास में जब करेंगे हम ज्यादा एफिशिएंट भी होंगे। क्योंकि जो है ना वो ना इंटरेस्ट जो है ना आपका, देखें आपका जो है ना वो इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं पहली दूसरी क्लास में ही 2 घंटे बिठा दिया, 2.5 घंटे बिठा दिया, अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर ये कि अभी मैं जो है ना मैं आपको इसकी जब वीडियो मैं अभी पब्लिश करूंगा, मेरी ये वाली वीडियो, तो क्योंकि ये डेमो क्लास है तो इसकी वीडियो तो यूट्यूब पे भी मेरी आएगी, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका काम ये है कि आप इस सवाल को ना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना इस स्क्रीन पे ना वीडियो को पॉज करिएगा, ये सवाल पढ़िएगा और इसको खुद जो है ना खुद सॉल्व करने की ना कोशिश करिएगा। अगर नहीं भी हो रहा ना, देखिए अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व तो करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं आपको काम दे रहा हूं, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका असाइनमेंट हो जाएगा। सही है, तो अब यहां तक सही है? एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, बिकॉज नाउ आई एम अबाउट टू ब्रिंग द क्लास टू एन एंड। Is there anything that you want to ask, that you need to ask? Anything else? Yes. एक्सक्यूज मी सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये एबीसी स्पेसिफिकली फॉर ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स के लिए, क्योंकि हम मटेरियल और तो जो और वो लेबर है वो तो हम वैसे डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्पेसिफिकली हम ये जो है ना ये ना नॉर्मली जो है ना ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो ओवरहेड से ही डील करती है, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हो चाहे वो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हो। ये नॉर्मली जो है ना ये ओवरहेड्स के लिए ही बनाई गई है, नॉर्मली ये ओवरहेड्स के लिए बनाई गई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सही, आपका अंदाजा सही है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अब जितनी भी बात होती रही इसके अंदर पूरी वो ओवरहेड्स पे ही होती रही। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो मेथड है ओवरहेड्स एलोकेट करने का वो डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना ये ओवरहेड्स के लिए की वजह से ही जो है ना वो वजूद में आई है। ठीक है ना, केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एलोकेशन ऑफ द, स्पेसिफिकली फॉर द एलोकेशन ऑफ द ओवरहेड्स। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला? यस यस मार्क, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो? नो सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा समझ आया, तो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नाउ आई एम अबाउट टू ब्रिंग द क्लास टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. It was Muid Ahmed Siddiqui, and when we will meet in the next class, I will solve this question in front of you, and we will definitely be doing some more questions from the activity-based costing. Thank you very much. So the next session will be mainly a practice session, you can say. Thank you very much. Thanks for attending. It was Muid Ahmed Siddiqui. Thank you very much.